नमस्कार। मिडल ईस्ट में कुछ भी होता है, सारी दुनिया को तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ अलग-अलग तरीके की होती है, जो इकोनॉमिकली कनेक्टेड है मिडल ईस्ट से। अगर आप मिडल ईस्ट में कोई कुछ कर भी नहीं रहे हैं, अगर आप ईरान में, दुबई में, यूएई एरिया में आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तब भी वहाँ पे कुछ भी खटपट होते ही आप अफेक्टेड हो जाते हैं, बिकॉज़ हमारा जो स्टॉक मार्केट है, वो बहुत क्लोज़ली कनेक्टेड है मिडल ईस्ट से। नॉट बिकॉज मिडल ईस्ट और शेयर बाज़ार का कोई पुराना नाता है, बट बिकॉज मिडल ईस्ट में ऑयल बहुत है और तेल के दाम जब बढ़ते हैं तो स्पेशली लाइक अ कंट्री लाइक इंडिया, उसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और दो तीन और रीज़न है जहाँ पे इंडिया को ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बिकॉज एक तो यूएई एरिया में बोलते हैं करीब करीब हमारे 40 लाख इंडियंस रहते हैं, जो और 20 लाख 22 लाख तो बोलते हैं करीब दुबई में ही रहते हैं। ये नंबर देखकर भी मैं भी एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि इतना बड़ा नंबर कहाँ से आया। हाउ कैन 22 मिलियन पीपल 2 मिलियन इंडियन स्टे इन दुबई, बट यही नंबर दिखाया जा रहा है। और वहाँ से जो मिडल ईस्ट से जो एनुअल ट्रांसफ़र आता है, हमें जो रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड आता है, वो बोलते हैं करीब 40-45 बिलियन डॉलर्स का आता है, आउट ऑफ अ टोटल एनुअल रेमिटेंस ऑफ 120 to 130 बिलियन डॉलर्स। मतलब 30 से 35% हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफ़र्स आते हैं, जो हमारे कंट्री को विच कीप्स द ऑयल रनिंग जिसको हम कहते हैं, वो मिडल ईस्ट से आता है। सो मिडल ईस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंट होते हैं, चाहे आप डायरेक्टली हो या नहीं हो, और थोड़ा सा खटपट करते ही वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। एक और चीज़ सोचने की होती है, जो मिडल ईस्ट में जो लोग रहते हैं वो बड़े मेहनती लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, अपने अपने स्किल सेट्स में काफ़ी होशियार है, काफ़ी तेज़ हैं, तभी बाहर जाके वो टिके हैं। कोई भी इंसान इंडिया के बाहर जाके अगर टिक जाता है, वो कोई ना कोई चीज़ में निपुण होता है। या तो अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप प्रोग्रामिंग में निपुण होंगे, अगर आप ऑयल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ऑयल में आप निपुण होंगे, आप कहीं रिग पे काम कर रहे हो तो उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ होगी। सो बेसिकली दीज पीपल आर टेक्नोक्रेट्स, तो पता नहीं बोलेंगे कि नहीं, बट दे आर वेरी वेरी स्किल्ड इन वॉट एवर दे डू। तो वो हिसाब से, चाहे वो लेबर के हिसाब से काम कर रहे हो या आप मैनेजर के हिसाब से काम कर रहे हो या सीईओ के हिसाब से काम कर रहे हो, आप बहुत निपुण होते हैं। एंड द रीज़न वाई आई से दिस इज़ कि जो आदमी स्किल सेट्स में हाई होता है वो थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा होता है। कुछ भी प्रॉब्लम होते ही पढ़ा लिखा इंसान जो है वो जल्दी घबराता है। जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसको उतनी घबराहट नहीं आती है, वो बोलता है ठीक है यार देख लेंगे। बिकॉज जो पढ़ा लिखा नहीं है उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, और जो पढ़ा लिखा है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होते ही वो बोलता है इसको कैसे सेटल करें। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये हमारे स्टॉक मार्केट को और ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स को कैसे इंपैक्ट करेगी, वील हैव टू सी। ये बात ज़रूर आई है कल बीते रात कि भाई ईरान के जो लीडर थे खामेनेई, उनको इजरायली और अमेरिकन फोर्सेस ने दे हैव किल्ड हिम, और ये ईरानियन स्टेट मीडिया से भी बोला गया है जैसा सुनने में आ रहा है। यहाँ मैं कुछ भी बोलूँ तो आई हैव नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू प्रूव, बट दीज आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब। और हर एक मिनट ये चेंज हो रही है, कुछ नई खबर कहीं से आती है और कुछ नई खबर कहीं और से आती है। बिफोर आई मूव ऑन, मैं अगर कुछ भी बोल रहा हूँ तो इसका ये मतलब है कि ये हमारे स्टॉक मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करता है वो उसी को दिमाग में रखना चाहिए। बिकॉज बाकी सब लड़ाई झगड़ा तो चलती रहती है दुनिया में। द वर्ल्ड डजंट केयर, पीपल डाई, पीपल लिव, दे डोंट केयर, दे ओनली केयर अबाउट मनी। एंड दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कि जब आपके पैसे पे आती है तो ही आपका टेंशन बढ़ता है। अदरवाइज आप बोलते हो ठीक है यार मुझे क्या करना। तो अगर आप इंडिया में भी बैठे हो, अगर आप न्यूयॉर्क में बैठे हो, अगर आप वाशिंगटन डीसी में बैठे हो, और ये लड़ाई अगर आगे और चलेगी तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू अफेक्ट। पहले तो जब सबको पता है कि दुनिया का 20 से 30% जो ऑयल सप्लाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, छोटा सा एक जगह है, मैप खोल के देखना, वहाँ से निकलता है। एक चीज़ होती है, कहीं पे अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो उसके बाद वो कब्जा छुड़वाना मुश्किल होता है। जैसे यूपी बिहार में बोला जाता है कब्जा सच्चा बाकी सब झूठा। मतलब कि अगर किसी ने कब्जा कर लिया किसी के ज़मीन के ऊपर तो वो बैठ गए उसके ऊपर नागराज बनकर। तो यहाँ कब्जा की बात इसलिए आ रही है बिकॉज ईरान ने अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करा दिया तो इट विल टेक अ मैसिव फायर पावर फ्रॉम अमेरिका एंड इजराइल टू गेट इट ओपनड अप। अच्छा ओपन अप करवा भी दो, लेकिन वहाँ पे सब तेल लेकर चल रहा है, मतलब फ्लोटिंग फायर है उधर। अगर कहीं किसी ने गलती से कहीं पे कहीं गोला मार दिया, मिसाइल मार दिया तो अप इन फ्लेम्स हो जाएगा। तो ये बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद करके ईरान को भी नुकसान है, लेकिन ईरान अभी उस मोड में आ गया है कि उसको अपने नुकसान की पड़ी नहीं है, उसको वापस रिटालिएट करना है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट काफ़ी लोग बोल रहे हैं वो दुबई में इतने मिसाइल्स क्यों छोड़ रहा है, अबू धाबी में क्यों छोड़ रहा है। तो इट्स द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, उसको पता है उसको पैनिक क्रिएट करना है। आप देखिए जब भी कोई लड़ाई होती है, इंटरनेशनल लड़ाई होती है, वो फ्राइडे शाम को क्यों चालू होती है, मंडे सुबह तक क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि
जो लड़ाई करवा रहा है उसको पैनिक नहीं करवाना है, उसको मार्केट जब तक बंद रहे तभी ये सब गेम खत्म कर देना है। सिमिलरली जो रिटालिएशन आता है वो मार्केट आवर्स में आता है, कभी भी टेररिस्ट स्ट्राइक वीकेंड को नहीं आता है। टेररिस्ट स्ट्राइक जो है वो वीक डेज में आता है, क्योंकि टेररिस्ट को न्यूज़ पॉइंट क्रिएट करना है। अब मैं कई बार जब इंडिया पाकिस्तान का जब हमारा लास्ट ईयर चालू हुआ था प्रॉब्लम, तो मैं बहुत घर में भी बोलता था और लोगों को भी बोलता था कि अगर पाकिस्तान को बॉम्बे को अटैक करना है तो साउथ बॉम्बे में मारेगा, वो गेटवे ऑफ इंडिया के साइड मारेगा, इधर उधर मारेगा, बिकॉज वहाँ हेडलाइन बनती है। बट यहाँ पे डिफेंस सिस्टम्स जो हमारे होते हैं वो रोकते हैं उन्हें। बट अगर किसी को आप समझो कि पाकिस्तान इंडिया में मिसाइल छोड़ रहा है तो वो कभी भी सांगली पे नहीं छोड़ेगा, कोल्हापुर पे नहीं छोड़ेगा, कभी भी वो कोई इधर उधर के एरियाज में नहीं छोड़ेगा, वो वापी पे नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हेडलाइन नहीं होती है। तो हेडलाइन जब होगी, ईरान को जब हेडलाइन मिलेगा, जब वो बुर्ज खलीफा को टारगेट करेगा या जब वो पाम जुमेरा को टारगेट करेगा, बिकॉज पाम जुमेरा में एक एक फ्लैट जो है 30-30, 40-40 करोड़ के बिकते हैं और बंगलोज बिकते हैं 100-100 करोड़ के ऊपर। शाहरुख खान का भी शायद वहाँ पे एक घर है जो शायद उसे गिफ्ट मिला है ना, उसने खरीदा, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। तो ये मेन बात ये कहने की होती है कि हेडलाइन गैदरिंग मैकेनिक्स होती है। बट हाउ इज दिस गोइंग टू ट्रांसलेट टू द स्टॉक मार्केट? पहली बात जो है कि अगर ये मार्केट इमीडिएटली कल खुलता है, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, देन इट्स गोइंग टू बी बैड। क्योंकि एक बार जो चीज़ 1 दिन 2 दिन में नहीं रुकती है वो फिर रुकती नहीं है, फिर वो चलती है। मतलब आपने कब्जा नहीं कर पाया सामने वाले के ऊपर। आप ये बात है कि खामेनेई की डेथ हुई है, उसके बाद शायद ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए था, नहीं करता, क्या कैलकुलेशन था, नहीं था, वी डोंट नो। बट हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये लग रहा है कि जो हमारे 30-40 लाख जितने भी यूएई एरिया में, जो मिडल ईस्ट एरिया में जितने भी लोग हमारे हैं, वो उनकी सेफ्टी के हिसाब से अगर हम सोचें तो देयर इज़ वेरी लिटिल दैट द गवर्नमेंट कैन डू। वहाँ पे एयरपोर्ट्स बॉम्ब्ड आउट हो गए हैं, तो आएगा कैसे आदमी? अच्छा, हर एक आदमी वहाँ पे जॉब में है, तो जॉब में आपको एक क्राइसिस मैनेजमेंट होता है, वहाँ आप छोड़ के भी नहीं निकल सकते हो, यू आर स्टक देयर वेर यू आर वर्किंग। तो ये एक और मुश्किल होती है जब आप काम करने जाते हो कहीं पे। तो ऑब्वियसली जब आप काम करने जा रहे हो तो आप ये छुट्टी लेकर नहीं जा सकते, बिकॉज आपने एक बार छुट्टी ले लिया तो आपकी परमानेंट छुट्टी हो जाएगी। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम डेट वी ऑल फेस when we are working for someone else. But on the other hand, अगर आप देखें हमारा स्टॉक मार्केट जो है, मेरे ख्याल से हम तो बहुत अफेक्टेड होंगे, लेकिन हम उस अफेक्ट को दिखाते नहीं है। मुझे भी समझ नहीं आएगा कि अगर मार्केट हमें जितना गिरना चाहिए, मेरे को लगता नहीं उतना गिरेगा, और वो इसलिए बिकॉज एक इनविजिबल हैंड है जो हमारे बाजार को रोक के रखा है, पीछे से बाइंग करता है और रखता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल फिर मंथ का फर्स्ट वीक है, ऑब्वियसली सैलरी वाले भैया लोग जितने हमारे वो एसआईपी डाले होंगे, वो एसआईपी का इन्वेस्टमेंट आएगा और वो इन्वेस्टमेंट मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन करेगा। कुछ ऊपर से न्यूज़ भी जाएगी, जितने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स है कि थोड़ा सा तुम बाइंग करो, उसको उधर रोको। बट इंडिया का प्रॉब्लम जो जिसको हम बोलते हैं कि एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई, दूसरी प्रॉब्लम आ गई। अभी तक आईटी वाली प्रॉब्लम हमारी चल रही थी कि हमारा आईटी का जो एक्सपोर्ट्स है वो पैसा कम होगा, बेसी होगा, कितना ज़्यादा होगा, कितना कम होगा। वी वर नॉट टू श्योर अबाउट दैट, वी वर डिबेटिंग, वी वर डिस्कसिंग एंथ्रोपिक्स से क्या होगा, क्लॉड वाले भैया कौन कौन सा नया नया सिस्टम डाल रहे हैं, जो हम रोज़ अपने वीडियो में डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट एंडेड, बिफोर दैट गॉट कंक्लूडेड, एक नया इशू आ गया कि यार दुबई और मिडल ईस्ट का क्या होगा। अगर ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है कल तक, परसों तक, तब तो मुझे लगता है कि थिंग्स विल बी फाइन, क्योंकि हम किसी ढंग से रिकवर कर जाएंगे। पीपल फॉरगेट, पीपल से ओके लेट्स मूव ऑन। बिकॉज जो भी एक और चीज़ होती है, जो बाहर जाके अपने गाँव से बाहर जाके काम करता है, आई टॉक गाँव, आई से गाँव बिकॉज गाँव मीन्स अ सिटी, इट मीन्स अ टाउन, इट मीन्स एनी प्लेस वेयर यू हैव बीन बॉर्न एंड वेयर यू हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप। तो अगर आप कोई बाहर जाकर काम करता है तो थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग आदमी होता है, ही कैन हैंडल these things, और वहाँ पे पता भी होता है कि क्या करना होगा। लेकिन अगर ये 2-3-4 दिन में सेटल नहीं होता है तो ये दूसरी टाइप की प्रॉब्लम आएगी ग्लोबल इकोनॉमिक्स के लिए, नॉट सो मच फॉर इंडिया। इंडिया के लिए तो ऑब्वियसली रिपैट्रिएशन और रेमिटेंसेस का प्रॉब्लम है ही है, बट ग्लोबल इकोनॉमिक्स के लिए इसलिए प्रॉब्लम आएगी बिकॉज दुबई इज़ अ हब फॉर एवरीथिंग। मतलब इतना पैसा है दुबई में। आप अगर क्रिप्टो के कॉइन्स की बात करेंगे, अगर आप वहाँ पे बात करेंगे लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं ग्लोबली, लोकली। रशियंस बहुत उड़ के दुबई पहुँच के सेटल हो गए थे बिकॉज उन्हें यूक्रेन वॉर से डर लगता था। उन्हें लगा कि यूक्रेन कब मिसाइल ठोक देगा, तो अब हम क्या करें। तो जितने रशियंस थे, जितने आपके ये सब एरियाज़ के लोग थे, वो सब आके दुबई सेटल हुए, और इसीलिए दुबई के प्रॉपर्टी प्राइसेस डबल क्वाड्रुपल हो गए ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, प्रॉपर्टी प्राइसेस डोंट गो डाउन और दे डोंट गो अप बिकॉज जस्ट समवन इज सेलिंग और समवन इज बाइंग। एब्सेंस ऑफ बाइंग से भी कई बार जो दाम होता है चीज़ों के वो कम हो जाते हैं। तो अगर एब्सेंस ऑफ बाइंग हो गई, मतलब नो वन वांट्स टू बाय अ प्रॉपर्टी। क्या आप परसों कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे दुबई में अगर वो 10% सस्ता मिलेगा तो? की क्वेश्चन टू आस्क यही है। हाँ, शायद आप दुबई बैठे हो और अगर आप खरीद लिए तो खरीद लिए, लेकिन एक बात होती है सोचने की, अगर लोग वेट एंड वॉच मोड में आते हैं तो फिर अपने ही दम के ऊपर वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ कि ये दुबई
लड़ाई जो प्रॉब्लम है इसको लोकलाइज किया जाए, इसको एक बार बंद किया जाए। बाकी सब लड़ाई कब तक चलेगी नहीं चलेगी, नो वन नोज। बट ऑन दी अदर हैंड इसराइल में एक हाइफा पोर्ट करके है जहाँ पे हमारे अडानी ग्रुप का इंडिया का वहाँ पे एक फैसिलिटी है जिसमें बोलते हैं 10,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है। चलो 10,000 करोड़ तो अडानी ग्रुप के लिए स्मॉल चेंज है, दे कैन राइट इट ऑफ एनीवेयर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ज़रूरी होता है कि क्या हमारे जो पीएम जब गए थे इसराइल, उन्होंने कुछ बोला था कि भाई वहाँ पे 2 संतरी एक्स्ट्रा लगा देना कि यहाँ पे पोर्ट हमारा कंट्री का है हमारा पोर्ट, तो थोड़ा ध्यान देना इस पर। तो ये बोले थे कि नहीं बोले थे ये हमें नहीं पता है, बट आई होप अगर मैं होता उनकी जगह तो मैं ज़रूर बोलता भाई अपना ही सामान है, थोड़ा संभाल के रखना। कई बार अब होता है ना, आप अगर ट्रेन में बैठे रहते हो, आप बाथरूम जाते हो तो आप बगल वाले को बोल के जाते हो ज़रा सामान देखना यार, मैं आ रहा हूँ बस 2 मिनट में। तो वैसे आदमी बोल देता है कि ज़रा देख लेना सामान, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो मुझे लगता है हाइफा पोर्ट को देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। न्यूज़ बहुत आती है इंटरनेट पर, बट यू आर नॉट श्योर विच वन इज़ करेक्ट। कोई भी फॉरवर्ड मत करो। मेरे तो बहुत क्लोज लोग भी रहते हैं दुबई में, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट होता है समझना कि वहाँ से जो खबर आती है वो खबर बहुत ही स्क्रीन्ड होती है। और अगर आप दुबई में भी हो, अगर आप मिडल ईस्ट में भी हो, तो आप भी कुछ भी फॉरवर्ड मत करो, बिकॉज यू डोंट नो आज व्हाट्सएप का ज़माना और इंटरनेट के ज़माने में कौन सा फेक वीडियो कहाँ किधर चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर कहीं भेज भी रहे हो तो डिलीट करवाओ इमीडिएटली, सो डैट वो प्रॉब्लम कोई ट्रेल नहीं बचे अननेसेसरली, कोई फॉल्स और फेक वीडियो के ऊपर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो। बट कमिंग बैक टू द सिचुएशन, मेरे को लगता है कि दुबई एयरपोर्ट, बुर्ज खलीफा और उसके साथ साथ पाम जुमेरा, उसके बाद अबू धाबी एयरपोर्ट, ये हेडलाइन प्लेसेस है। यहाँ पे एटलांटिस होटल, मतलब ये 5-6 जगह। ये तो वही वाली बात हो गई, मैं मजाक में हम लोग बात करते हैं कई बार कि अमेरिका कोई जाता है तो 4 चीज़ देखता है, नायग्रा फॉल देख लेगा, लास वेगास चला जाएगा, फ्लोरिडा मायामी चला जाएगा और टाइम स्क्वायर में सेल्फी ले लेगा। मतलब 4 धाम अमेरिका के चारों तरफ हो गए। तो ऐसे ही दुबई में भी 4-5 जगह है देखने की। अगर आप जा रहे हो तो ये 4-5 जगह आपने कवर कर लिया तो सब कुछ हो गया। लेकिन अगर यही 4-5 जगह के ऊपर अटैक हुआ है, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू मूव अहेड। लेकिन मेरे को लगता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट से अगर ये वॉर कल परसों तक नहीं रुकती है, ट्यूसडे तक नहीं रुकती है, देन इट्स गोइंग टू गेट अगली। और ईरान जो है वो पुश ओवर नहीं है, इट इज़ डिसाइडेड एंड इट इज़ डिक्लेयर्ड कि हम खामेनेई के डेथ के बाद भी हम लड़ेंगे। अभी तक सरेंडर नहीं हुआ है। जैसे कई बार क्या होता है, जो ओरिजिनल रेजीम के में डेथ होती है तो फिर जो अटैकर्स होते हैं, जो दूसरे साइड के लोग होते हैं, उनके प्रेशर में आकर जो नया इंसान होता है वो पपेट बन जाता है। लेकिन अभी पपेट वाली खबर नहीं आई है कि पपेट होगा कि नहीं होगा। अगर एक बार हो जाए, रुक जाए चीज़ तो फिर ठीक है। लेकिन एक और जो मुझे लगता है, हम तो ऑलरेडी 20% एथेनॉल मिक्स करने लग गए थे पेट्रोल में 2 दिन पहले ही। पता था क्या किसी को कि एथेनॉल मिक्स होगा पेट्रोल में? इसकी बात हो रही है पता होने की। किसी को पता नहीं था कि एथेनॉल मिक्स होगा पेट्रोल में। लेकिन आज के दिन अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है 20 के बजाय 30% एथेनॉल मिक्स कर देंगे हम। और ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये क्रूड ऑयल के कारण कर रहे हैं। हम तो पहले भी किए आ रहे थे तो हम और कर देंगे। तो बट इंपॉर्टेंट होता है समझना कि ये प्रीएम्प्टिव एक्शन होता है जो हम ले रहे हैं, बिकॉज हमारे पास अगर फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि अगर एक तो आपका रेमिटेंस कम होएगा, अगर वहाँ से दुबई से अगर रिपैट्रिएशन नहीं होता है, वहाँ पे लोग रेमिटेंस नहीं कर पाते हैं मिडल ईस्ट से, और दूसरी प्रॉब्लम जो होती है इसके साथ साथ क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाएगा। और ये दोनों मिलकर तीसरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, विच इज द डॉलर रूपी इक्वेशन। डॉलर हैज लॉस्ट इट्स वैल्यू अगेंस्ट ऑल मेजर करेंसीज ओवर द लास्ट 12 मंथ्स। एक रुपया ही है जो बेचारा डॉलर के अगेंस्ट और गिरे जा रहा है। मतलब रुपया कितना डिप्रिशिएट किया है पिछले 12 महीने में, इसकी कोई बात नहीं करता आज के दिन। बट मेरे को लगता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसका एक और कारण ये हो सकता है, जो आईटी सर्विसेज की जो हमारी ग्रोथ रुक गई है। नहीं तो आईटी सर्विसेज के ग्रोथ में कुछ कुछ बाहर से डॉलर आते थे और वो कुछ कुछ एक्स्ट्रा डॉलर जो हर साल आते थे वो वहाँ पे जाकर बैलेंस आउट करते थे। बट ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे, एंटायर सेटअप को देखेंगे, अभी नो वन नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन ये लड़ाई जो है ये लगता है लंबी चलेगी, बिकॉज ईरान ने बहुत मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया है। उसको पता है कि इजराइल में अगर मैं टेल अवीव पे अगर मैं मारता हूँ 20 मिसाइल, तो टेल अवीव वाले तो ज़िंदगी में लड़ते आ रहे हैं, बिकॉज पैलेस्टीन, गाज़ा ये सब तो चलते ही आ रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर यूएस बेसिस पे अगर वो मारते हैं मिसाइल तो यूएस बेसिस फुली इक्विप्ड है उसको अपने आप को रिटालिएट करने का और रोकने का। लेकिन अगर वो एक इकोनॉमिक एरिया पे मारते हैं तो वहाँ पे उतना कोई प्लान बी है नहीं। अगर है तो प्लान बी इन एक्शन नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ईरान थॉट द ईजी वे आउट, जिसको हम बोलते हैं कि सॉफ्ट टारगेट जो होता है, वो कर रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब करे, और थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। द ओनली थिंग इज़ टू थिंक कि ये लड़ाई कब रुकेगी। बहुत जन यूएई में है, बहुत जन दुबई में है। अगर आप वहाँ पे हो तो कुछ लोग मुझे बोले कि अगर यार वो हमारे पैसे वैसे पड़े हैं, एक किसी बेवकूफ़ ने इंटरनेट पे लिखा उसका स्टॉक मार्केट का क्या होगा, दुबई का स्टॉक मार्केट का। अरे स्टॉक मार्केट का बैकअप होता है, आपके डीमैट के बैकअप होते हैं। ये
अननेसेसरी पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। क्या यहाँ पे अगर कहीं लड़ाई होती है तो क्या स्टॉक मार्केट क्या बंद हो जाता है, तो क्या वापस चालू नहीं होता है क्या? और दुबई स्टॉक मार्केट में कौन इन्वेस्ट करता है? जो दुबई में है वो मोस्टली यूएस में इन्वेस्ट करते हैं या इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। दीज टू प्लेसेस आर गुड इनफ, देयर इज नो प्रॉब्लम देयर, सो देयर इज नथिंग टू पैनिक अबाउट। जस्ट द ओनली थिंग इज कि अभी जो सिचुएशन में है वो सिचुएशन से यू हैव टू पास थ्रू एंड यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप आगे जाकर क्या सोच रहे हो और क्या होगा। बिकॉज अगर आपको थोड़ा सा कुछ सस्ता मिलता है, कोई प्रॉपर्टी सस्ती मिलती है, कुछ मिलता है, और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए, मेरे को लगता है इसका एक स्कार रह जाएगा। जैसे कोविड के बाद शंघाई में हुआ कि शंघाई से लोग निकल गए, काफ़ी जन जो शंघाई में बैठते थे, काम करते थे, वो शंघाई छोड़ के चले गए। उसके बाद ऑल ऑफ देम नेवर रिटर्न बैक टू चाइना, क्योंकि दिमाग में चढ़ गया दिमाग एक कि यार क्या हो गया। और आदमी क्या होता है, एक बार कहीं से अनसेटल्ड होकर कहीं चला जाता है, उसके बाद वहाँ नए जगह में जाके सेटल हो जाता है। और ये प्रॉब्लम होती है कि अगर ये प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व नहीं होती, इमीडिएटली कंटेन नहीं होती है, व्हेन आई से इमीडिएटली इट मीन्स मे बी 48 आवर्स, मे बी 72 आवर्स, मे बी 96 आवर्स, मे बी मैक्सिमम 5 दिन 120 आवर्स। अगर ये 4-5 दिन से ज़्यादा चलती है तो ये वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको डराएगी, और वो फिर नेगेटिव रिपरकशन होगा बोथ फॉर द इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। बिकॉज मुझे याद है कि अमेरिका से भी बहुत जन है जो बड़े बड़े टेक स्टार्टअप्स के जो सीईओ होते हैं, वो वहाँ से निकलते हैं, दुबई आते हैं, वहाँ पार्टी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वापस जाते हैं। सो दुबई को टाइम जोन का एडवांटेज जो था वो उसने भरपूर उसका फ़ायदा उठाया, बिकॉज बिटवीन मुंबई एंड बिटवीन लंदन देयर वाज नथिंग इन बिटवीन। तो इस टाइम जोन का एडवांटेज कि मुंबई से 1.5 घंटा इधर और लंदन से करीब करीब 3 घंटा मेरे ख्याल से दुबई का डिफरेंस है उधर, तो इन दोनों के बीच में जो एडवांटेज मिला दुबई को टाइम जोन का, वो निकाला। एंड प्लस ऑब्वियसली वहाँ की गवर्नमेंट जो थी वो प्रोएक्टिव थी कि किसी ढंग से इन्वेस्टमेंट को लाया जाए। बट आप देखिए उनका बिजनेस मॉडल कैसा था। एमिरेट्स का कोई भी फ्लाइट आप ले लो, वो आपको पहले ले जाएगा जिसको हम बोलते हैं बस अड्डा, मतलब हवाई अड्डा पे ले जाता है। वो एमिरेट्स जो दुबई जाती है, मेरे को तो लगता है वो बस अड्डा बन गया है कि पहले वो मेन जगह जाएगा, फिर वहाँ से चालू होगा। अगर आप कोई फॉरेन कंट्री गए, आप टूर करने जाते हो, तो पहले घूम फिर कर सब जगह से आपको एक जगह सबको कलेक्ट करता है, फिर वहाँ से निकालता है। तो वो एंटायर हब एंड स्पोक मॉडल जिसको हम कहते हैं, जो शायद हमें मुंबई में बनाना चाहिए था, जो हमें शायद यहाँ कहीं बनाना चाहिए था, वो हम नहीं बना पाए। वो यहाँ से 1.5 घंटे का 2-2.5 घंटे का फ्लाइट लेकर आदमी एमिरेट्स का फ्लाइट लेकर दुबई जाता है, फिर दुबई से न्यूयॉर्क जाता है। क्यों भाई, क्यों मुझे 2.5 घंटे की एक फ्लाइट लेनी है छोटी? क्योंकि वो हब एंड स्पोक मॉडल में काम कर रहा है। सो बड़े प्लानिंग से वहाँ पे बनाया गया है चीज़, लेकिन फियर के आगे कोई प्लानिंग नहीं चलती। और फियर जो है वो जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होगा, ये फियर चलेगा। इट्स वेरी एसेंशियल। कल अगर बाजार खुलेगा तो आपको देखना है S&P 500 विक्स कहाँ खुलता है। अगर S&P 500 विक्स 22, 23, 24 के ऊपर खुला और सस्टेन किया और काफ़ी देर तक सस्टेन किया, तब जिसको हम बंगाली में बोलते हैं कोपाले दुख खोले खाच है, मतलब कि तकदीर में थोड़े से दुख ही लिखा हुआ है हमारे, अब क्या करेंगे। बिकॉज ये सिचुएशन जो था, ये सिचुएशन आपको फर्स्ट इंडिकेटर यही आएगा कि विक्स कहाँ खुल रहा है कल और कहाँ सस्टेन कर रहा है, कहाँ सर्वाइव कर रहा है। और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, आई थिंक मैं 6th या 7th टाइम बोल रहा हूँ, 2-3 दिन में, तो फिर ये लंबी चलेगी। क्योंकि आप एक बार अगर आपने किसी के हेड ऑफ स्टेट को भी अगर जो हमारी भाषा में उड़ा दिया है, तो उसके बाद जो नंबर 2 है, नंबर 3 है, उसको भी तो आपको अपने टर्म्स पे लाना पड़ेगा। अगर वो नंबर 2 और नंबर 3 जो है वो भी आपके टर्म्स का इंसान नहीं आया, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ हेड ऑफ स्टेट उड़ाने का? बिकॉज द प्रॉब्लम कंटिन्यूज। बिकॉज एनी विच वेज 86 साल के 86 ईयर ओल्ड खामनाई कोई बंदूक लेकर तो फ्रंट पे जा नहीं रहे थे, जा तो रहे थे कोई और, तो इंस्ट्रक्शन कोई और देगा और वो नहीं दे पाएंगे। इट्स एज सिंपल एज सेइंग कि कोई कंपनी का प्रमोटर था, एट द एज ऑफ 86 ही डाइड, और उसने अपने बेटे को वहाँ पे CEO बना दिया, और बेटा वही काम कर रहा है जो कंपनी का प्रमोटर कर रहा था। तो आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स इसको एकदम कंट्रोल में करना पड़ेगा। और लास्ट टाइम भी जब लड़ाई हुई थी तो ईरान ने ऐसे कोई पंचिंग बैग नहीं बना था, उसने काफ़ी मिसाइल डाले थे इसराइल के ऊपर। इसराइल अपना आयरन डोम और ये जो कहानी जो वहाँ पे बोला गया है कि हम ड्रोन से अपने आप को बचाएंगे, वो पिछले बार वो उतना वर्कआउट नहीं हुआ था। बट एक चीज़ है, हमारे यहाँ पे जो दुबई में जो मिडल ईस्ट में लोग हैं, आप पैनिक करके भी आपका कुछ नहीं होगा। वहाँ पे जो एयरपोर्ट्स है वो एकदम ख़त्म हो गए हैं फ्रॉम व्हाट आई हियर, कि मतलब एयरलाइन पूरी ट्रैफिक बंद हो चुकी है। टर्मिनल 3 मैंने सुना कि वहाँ पे दुबई एयरपोर्ट पे ख़राब हो गया है, और अगर चल भी रहा है तो कौन रिस्क लेगा यार कि वहाँ पे मिसाइल चल रही है और ड्रोन चल रही है और यहाँ प्लेन टेक ऑफ करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। सो आई थिंक द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज़ कि अगर आप कर सकते हो, मैं तो सबको ही बोलता हूँ, तो आप दुबई से छोड़कर कोई छोटे शहर में चले जाओ। अगर आपका खुद का काम है तो ही आपके पास ये लग्जरी है, और वहाँ एक होटल में चेक इन करके वहाँ रहो। बिकॉज देर इज़ अ लेस लाइकलीहुड कि कोई भी मिसाइल शारजा पे आएगा, बट देर इज़ अ मोर लाइकलीहुड
पेलोड की एक जो मिसाइल है वो अटलांटिस के बगल में या पाम जुमेरा के बगल में या आपके दुबई में बुर्ज खलीफा के बगल में आएगा, बिकॉज वो हेडलाइन मिलता है। शारजा में मिसाइल मारने से कोई हेडलाइन नहीं बनती है, बट ये हर एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है करना, बिकॉज वहाँ पे ट्रैफिक बंद कर दिया गया है, दे विल नॉट अलाउ यू टू ट्रैवल। बट मेरा ये कहना है कि अगर हो सकता है तो थोड़े लेस फेमस प्लेसेस के बगल में जाओ, वहाँ ज़्यादा सेफ होगा, बट सेफ्टी भी रिलेटिव है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार सेफ्टी क्या बोलोगे, जो लिखा है वही होगा, बट देन इंसान जो होता है वो अपने आप अपने लिए तो कुछ सोचता ही है, देखता है। बट दिस टू शैल पास। वर्ल्ड वॉर 2 निकल गया, वर्ल्ड वॉर 1 निकल गया, ये ज़रूर आपके सर के ऊपर बॉम्ब गिर रहा होगा वहाँ पे, बट देन दिस टू शैल पास। वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस नेक्स्ट ईयर so much as we are doing it right now। यही सोचो, and I think things should be fine, that's what we hope them to be। but then finally इसमें ये खास बात ये है कि जो ये लड़ाई का जो मेन जहाँ पे जो स्टार्ट हुआ है, which is यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो तो बड़े आराम से आइलैंड की तरह बना पड़ा है, वहाँ पे कोई कुछ जाता नहीं है, इतना दूर जाएगा भी कौन। सो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, अमेरिका ने वहाँ पे उसको अमेरिका को इफेक्ट ही नहीं हुआ, बिकॉज अमेरिका टेक्निकली आइलैंड नहीं है, बिकॉज ऊपर में कनाडा लगा हुआ है उसके और नीचे में मेक्सिको लगा हुआ है। बट कनाडा जो लगा हुआ है, कनाडा तो उस बड़े भाई की तरह घर में जो आधे साल मतलब 6 महीना तो साइनस और सर्दी से ही परेशान रहता है, ना कमाता है ना धमाता है। सो कनाडा इज एज मच एज अमेरिका इज अबाउट अमेरिका। बट देन एक और हिसाब से अगर आप देखोगे तो अमेरिका को कुछ नहीं होगा यहाँ पे, सेफ्टी की बात अगर होती है। बट हाँ, जो मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम है वो मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम होगी। इसराइल तो एट द एपी सेंटर ऑफ प्रॉब्लम है, बट आई थिंक इसराइल इज यूज्ड टू ऑल दिस। इतने सालों से लड़ते हैं। कुछ लोग क्या होता है, जब लड़ाई झगड़ा एक रूटीन अफेयर हो जाता है, उनको उतना डर नहीं लगता, फर्क नहीं पड़ती है। सायरन बजते ही बंकर में जाना है, नॉर्मल प्रोसेस है, चले जाएंगे यार। तो ये वाली बात होती है। बट हाँ, ये बात होती है कि जो दुबई में जो इफेक्ट हुआ है, आई थिंक दुबई वॉज टोटली अनप्रिपेयर्ड फॉर दिस। और ये पता नहीं, ये ईरान ने शायद पिछले और इस बार में यही फ़र्क हुआ कि इकोनॉमिक इंस्टॉलेशंस पे थोड़ा सा हमला करना स्टार्ट किया है। वील सी व्हाट हैपेंस। तो आई जस्ट होप ऑल ऑफ यू आर सेफ, और देखते हैं फिर क्या होता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।